दीपालिका जी। सर्वेषां अहं हार्दिक स्वागतं करोमि, नमस्करोमि। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। एक भजनं संस्कृते प्रस्तुत करोमि। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, यही भजन है। इसको संस्कृत में अनुवाद किया है। समलं वस्त्रं धृत्वा कथमहं द्वारन्ते आयामि। समलं वस्त्रं धृत्वा कथमहं द्वारन्ते आयामि। हे परमेश्वर जगतः स्वामी, आत्मगतं जिह्वेमि। समलं वस्त्रं धृत्वा कथमहं प्रेषितं त्वयाहं लोके सनिर्मल शरीरम् आगत्य संसारे स्वामिन् कृतं समलं मयेव। मम वीणायाः त्रुटितः तन्तुः कथं गीतं गायामि। समलं वस्त्रं धृत्वा कथमहं द्वारन्ते आयामि। हे परमेश्वर जगतः स्वामी, आत्मगतं जिह्वेमि। समलं वस्त्रं धृत्वा कथम् निर्मलवाचं सम्प्राप्यापि नाम तव न गीतम्। निर्मलवाचं सम्प्राप्यापि नाम तव न गीतम्। यत्र यत्र भवत्यर्चनन्ते नैव न ममहं शीशम्। हे हरिहरोऽहं पराजित्यायामि, कथं पुष्यम् अर्पयामि। हे हरिहरोऽहं पराजित्यायामि, कथं पुष्पम् अर्पयामि। हे परमेश्वर जगतः स्वामी, आत्मगतं जिह्वेमि। समलं वस्त्रं धृत्वा कथमहं द्वारन्ते आयामि। समलं वस्त्रं धृत्वा कथमहं समलं वस्त्रं धृत्वा कथमहं समलं वस्त्रं धृत्वा कथमहं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, आने में जरा देर हो गई, दूसरे फ़ोन पर लगा था और आज मैं भूल ही गया जी, मैंने नहीं भेजा है लिंक। चलो कोई बात नहीं, एक कॉमन लगभग है, तो कोई बात नहीं। तो अभी प्रारंभ करें। आप योगेश्वरी माता जी, आप कक्षा के लिए
आवाज नहीं आ आवाज रही है। नहीं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र में हम ईश्वर से अच्छी बुद्धि, मेधा बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। ईश्वर हमें अच्छी बुद्धि दे, जो भी हमने विचार किया है, जो भी हम सीखना चाहते हैं, उसमें हमारी बुद्धि अच्छा काम करे, तत्पर रहे। जैसा कि कल की कक्षा के बाद में ने तय किया था कि आज से हम हवन यज्ञ विधि के जो मंत्र हैं उनका शुद्ध उच्चारण कैसे करें। ऐसे तो हम सभी यज्ञ करते हैं और सभी को आता है, लेकिन कहीं कहीं पर कोई कोई शब्द में हम अशुद्धियां भी करते हैं। इसलिए हम शुद्ध उच्चारण उसका कौन सा है, किस तरह से करना चाहिए, उसके लिए हम आज से प्रयास करेंगे। तो सभी के पास यज्ञ की पुस्तक होगी। कल मैंने बोला था सभी ने यज्ञ की पुस्तक रखी है अपने पास। हाँ माता जी रखी है। हाँ है। मैं जिसको बोलूंगी वो ही अपना हाथ खड़ा करके वही बोलेगा, सभी नहीं बोलेंगे एक साथ, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि शुद्ध उच्चारण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो सबसे पहले बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं देव यज्ञ के। सबसे पहले है आचमन मंत्र है, तो उसमें पहला मंत्र है, कौन बोल के सुनाएंगे? बोल के कोई सुनाएंगे? शुद्ध, हाँ जी बोलिए। एक जन बोलेगा, बाकी सभी ध्यान देंगे कहाँ पर गलती हो रही है, नहीं हो रही है, हम उसका आकलन करेंगे। हाँ जी बोलिए, कमला बहन है। हाँ, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। हाँ जी, और कोई बोलेंगे? मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, ओम अमृतो प्रधानमसि स्वाहा। नहीं पहला ही मंत्र ले आए हैं अभी हमने। तो यहाँ पर मुनि जी आपको शुद्ध लग रहा है ये? ओम अमृतोपसरणमसि स्वाहा। यहाँ पर ओम शब्द अलग है, उसे हमें अलग ही बोलना है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। जो शब्द अलग अलग तीन दिए हैं, तीनों को अलग अलग बोलना है। वहाँ पर हमें वो थोड़ा समय देना है। जब दूसरा शब्द शुरू करते हैं तो पहले और दूसरे के शब्द में हमें अंतर पता चलना चाहिए। और जो पहले बहन ने बोला है, हाँ जी, बहन जी इको आ रहा है, इको आ रहा है। आवाज जीरो आ रहा है, आवाज धीरे है। नहीं इको आ रहा है मुनि जी। और सभी अपना बंद कर देंगे माइक, और सभी बंद कर देंगे। हाँ जी, अब नहीं आएगा। अब आ रहा है इको? नहीं ना? हाँ, तो जो पहली बहन ने बोला था ओम
अमृतोपस्तरमसि स्वाहा। ठीक है, तो ये शुद्ध है क्या? जो पस्तरणमसि से और सी में कुछ अंतर है या नहीं है? दीर्घ ई की मात्रा और ह्रस्व ई की मात्रा होती है, तो यहाँ पर ह्रस्व ई है, तो इसको क्या बोलेंगे? अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ठीक है, दीपालिका जी आप बोलिए। बाद में जो से आता है उसको लंबा नहीं करना है, सी नहीं बोलना है, से। अमृतोपस्तरमसि स्वाहा। ठीक है, हाँ जी। और 3 शब्द हैं तो तीनों को अलग अलग बोलना है, मिला के नहीं बोलना है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ठीक है, ठीक है, अभी सभी को क्लियर हो गया है ना कि कहां पर हमने गलती की थी? हाँ जी, तो जब हमें पता चल गई है तो आज से हम प्रयास करेंगे कि इसको सुधार करके बोलेंगे। ठीक है जी। हाँ, तो ज्यादातर यहाँ पर छोटी ई वाली मात्रा का ही गलती सभी करते हैं। पीछे से ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा ऐसा बोलते हैं, तो सी ऐसा पूरा ई पूरा नहीं बोलना है, दीर्घ ई की मात्रा नहीं लगानी है वहां पर। जैसे सीता, ठीक है, सीता में दीर्घ ई की मात्रा है सा पर। और दूसरा हम देखें तो सिमरन सिखा सिखा, तो उसमें छोटी ई की मात्रा है। इससे हमें अंतर समझना चाहिए, उच्चारण के समय हम इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, अब दूसरे में भी कोई जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि गलती होती है वहीं पर मैं आपको उच्चारण शुद्ध कराऊंगी। ठीक है, और कई लोग इसको ऐसा भी बोलते हैं, अमृतो बोलते हैं या नहीं? अमृतो भी बोलते हैं या नहीं? हाँ बोलते हैं। अमृतो बोलता है? बोलते अमृत अमृतो देखिए। हाँ, देखिए आप आगे मैं थोड़ा इसे बोर्ड पर आपको समझाऊंगी। देखिए शब्द क्या है हमारा? अमृतो। ठीक है, मैं आगे का नहीं लिख रही हूँ, अमृतो। ठीक है, और एक होता है तो इसमें क्या जुड़ा है? अ म। जब तक हम वर्ण संयोजन को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक हमारा उच्चारण भी सही नहीं होगा। यहाँ पर रि जुड़ा है, ठीक है, अमृ। और हम बोलते अमृतो, तो अमृतो ऐसे लिखा जाएगा, अ म्र तो। ठीक है, इसको बोलेंगे अमृतो। तो यहाँ पर वर्ण संयोजन करेंगे तो क्या आएगा? अ म र। ठीक है, ये आएगा अम्र। तो इसमें और इसमें अंतर है ना। तो अब हमको उच्चारण करना है अमृ, अमृतो। तो यहाँ पर रि जुड़ी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर अमृतो। ठीक है, ठीक है, इन दो चीज का हम यहाँ पर
ध्यान रखेंगे इन दो मंत्रों में ये आया है अमृतोपस्तरणमसि और अमृतो पिधानमसि। ठीक है, हो गया, क्लियर हुआ इसमें? ठीक है ना? अभी आगे से हम उच्चारण में गलती नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि हमें आदत हो गई है उसी तरह से बोलने की, तो हम वैसा ही बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा है ओम सत्यम यशः। इसको क्या बोलेंगे आगे वाले को? श्री वही, श्री वही। बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीशयतां स्वाहा। यहाँ पर जो श्री के बाद में र उड़ा हुआ है माँ पर, उसका भी उच्चारण में आना चाहिए, श्रीर्मयी। ठीक है, श्रीर्मयी। मई। हाँ, श्रीर्मयी। हाँ जी, उच्चारण जब तक हम वर्ण संयोजन में नहीं जाएंगे तब तक आपका शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता। ठीक है, सत्यम है वहां पर, तो ऊपर बिंदी है, बिंदी सत्यम। शब्द क्या है? शीलमयी। ठीक है, तो अब हम इसका वर्ण संयोजन करेंगे। क्या आएगा यहाँ पर? बोलिए, कौन बोलेंगे? अच्छा, एक मिनट, मैंने क्षम्यताम। ठीक है, हाँ, अब वर्ण संयोजन कौन करेंगे? बोलिए। देखिए, यहाँ पर है जो ये श्र होता है, इसमें तालव्य वाला श होता है। तालव्य बोर्ड वाला चेंज हो श गया होता है। बहन जी, बोर्ड चेंज हो गया। चेंज हो गया? ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, हाँ आ अब दिख गया। रहा है ना? हाँ जी, जी हाँ। चलो इसको मत करिए, हमें इसे देखना है। इसी को ऐसा ही ले लेते हैं, श्र ई ठीक है, वो तो आगे का आ जाएगा। ठीक है ना, मेन हमें यहाँ देखना है। देखिए, र जो एक तो हमारे जो र आधे होते हैं, एक तो यहाँ ऊपर उड़ा रहता है, ठीक है ना, और एक होता है ये वाला भी होता है ना, जैसे प्र, ये भी र है और ये भी र है। ठीक है ना, तो इसमें तो र पहले आता है। ठीक है, हाँ, और इसमें प के बाद में आएगा, इसमें बाद में आएगा, ये हमको ध्यान रखना है। आगे अगर ऐसा इस तरह का आता है तो वो उसमें आप ध्यान रखिए कि इसमें बाद में आएगा रा और इसमें पहले आएगा। तो श्री, अब र का उच्चारण आना चाहिए, श्री मई, श्री श्रीर्य, श्रीर्य। पहले आप ऐसा कर लीजिए, दो भाग कर लीजिए इसके, श्रीर्य। ठीक है, श्रीर्य। अब इसको तो बोल सकते हैं ना, श्रीर्य।
नहीं श्री नहीं, गलत आ रहा है, वो श्रीमयी है, श्रीमयी, श्रीमयी है, श्रीमयी, श्रीमयी। श्रीमयी है, यह पहले नहीं है, गलत लिखा है, गलत है, गलत है, वो गलत है, ये है श्रीमयी, ठीक है, श्रीमयी, यही है ना, ठीक है। तो ये र हमारा बोलने में आना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना है श्रीमयी। हाँ, श्री के बाद र बोलेंगे, उसके बाद मई बोलेंगे, श्रीमयी, श्रीमयी, श्री, ऐसा 2 बार में पहले बोलिए, श्रीमयी, ऐसा बोलिए, श्रीमयी। यदि हमें वो र उच्चारण में नहीं आ रहा है तो पहले हम इस तरह से बोल के देखेंगे, श्रीमयी, श्रीमयी, ठीक है ना। लेकिन र का उच्चारण बीच में आना चाहिए, ऐसा नहीं श्रीमयी, श्रीमयी नहीं बोलना है, श्रीमयी, श्री श्रीयताम स्वाहा, ठीक है, ये तो आसान है। हाँ, श्री विसर्ग है, उसका भी उच्चारण आना चाहिए, श्री, श्री, नहीं ह अलग से नहीं बोलना है, श्री, ऐसा ह उसके साथ हलंत वाला आ जाना चाहिए, हलंत वाला आना चाहिए, श्री ह बोलेंगे तो ह के पीछे आकार आ जाएगा, तो हलंत वाला ह लगाना है। जो तो डॉट है बहन जी, वो विसर्ग है, विसर्ग, तो विसर्ग का उच्चारण हलंत वाला ह, हलंत वाले ह के समान होता है विसर्ग का उच्चारण, श्री, ऐसा बोलेंगे, श्री, नहीं बहन जी, हम तो श्री ही बोलते हैं जी, हम तो श्री ही बोलते हैं, श्री, तो क्या श्री वो उच्चारण में आना चाहिए विसर्ग, श्री, आ आएगा, ई कहाँ है, यहाँ पर ई तो है नहीं, ई आ तो है ही नहीं ना, नहीं तो मैं ये बहन जी, ऐसे आ जाएगा, च के पीछे इह, 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 जैसे आ के पीछे आएगा तो आह, आह, उह, ए, आह, इह, इह, तो यहाँ पर इह लगेगा, इह, ठीक है, हाँ, श्री, अच्छा पर श्री, ह को पूरा आकार के साथ नहीं बोलना है, हाँ, श्री ठीक, ह, श्री, ऐसा नहीं श्री, बोलना है, श्री, ओके। ठीक, आज हम ये स्पर्श वाले कर लेंगे पूरे, इसके बाद हम अपनी आगे बढ़ाएंगे व्याकरण। अब अंग स्पर्श का है, बोलिए, कौन बोलेंगे? प्रहलाद भाई आप बोलिए। हाँ बोलता हूँ, ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम बांग्म, आस्यस्तु, हाँ जी, यहाँ पर अस्तु अलग से नहीं बोलना है, ना नहीं बोला, हाँ हाँ, आस्यस्तु, आस्यस्तु, हाँ ठीक, आस्यस्तु, ठीक है। हाँ ठीक, यहाँ पर हमने आपको स्वर संधि में एक संधि सिखाई थी, पूर्व रूप संधि, उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। मैं पहले संधि आप लोगों को इसलिए कराना चाह रही थी कि उनके प्रयोग के बिना आप किसी भी मंत्र में नहीं जा सकते हैं।
सही कोई न बात। कोई संधि का प्रयोग अवश्य आएगा, हर एक मंत्र में आएगा। इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं पहले आपको संधि करा दूं, पर मुझे लगता है शायद मुनि जी ने बोला है कि सभी डर रहे हैं, शायद संधि सीखने से डर लग रहा है सभी को, है ना? तो ये तो सही अगर बात है डर कि लग रहा इनका है तो मैं प्रयोग तो नहीं करना है ना। सिखाऊंगी, ठीक है? नहीं, बात सही है, ये प्रयोग तो करना ही है ना इसका। हाँ जी, पर प्रयोग हमें समझ के करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा लाभ हाँ, होगा। समझने के जी बाद जी जी। करेंगे तो अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो अवग्रह का चिन्ह आया है प्रहलाद भाई, यहाँ हाँ पर जो अवग्रह का चिन्ह है, एस जैसा बना हुआ है, हाँ उसको अ नहीं बोलना है। हाँ, नहीं बोलेंगे, वो तो पता है, पता है। हाँ, आशेस्तु, हाँ, आस्यस्तु, बस। आशेस्तु, यह हाँ, पर जो ये आ रहा है वहीं पर हमें थोड़ा सा समय दे रुकना देना है। है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। हम्म। स्पष्ट हो गया सभी को? कौन सा वाला? वांग वो वांग है। वांग बांग, हाँ, वांग। वांग, हाँ, वांग, म पूरा है, यहाँ पर म हलंत पूरा वाला है। नहीं है, इसलिए म पूरा बोलना है। वांग म, ठीक है? ओम वांग म आशेस्तु, ठीक है? ठीक है। हुआ, सभी को क्लियर हो गया? देखिए, जिसको भी समझ में नहीं आए तो यहाँ पर आपको बोलना चाहिए, हम्म। बिना बोले मुझे समझ नहीं आएगा कि किसको पता चला है किसको नहीं, ठीक है? जिसको भी नहीं आ रहा है तो वो आप बताइए। अब इसके बाद में है, ये तो आसान है, जैसे इसमें भी यही है। ओम नसोर में प्राणोस्तु, ठीक है? ये आसान है। ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु, ठीक है? यहाँ तक तो ठीक है। सरल है। हाँ, ठीक है। अगर किसी को यहाँ भी वो हो रहा हो, कुछ परेशानी, तो बोलिए। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ठीक है? ऐसा अलग से नहीं बोलना है, श्रोत्रमस्तु अलग नहीं है, वो साथ में ही है। श्रोत्रमस्तु, चक्षुरस्तु, और यहाँ पर भी तू ऐसा नहीं बोलना है, अस्तु ऐसा नहीं बोलना है। यहाँ पर भी दीर्घ और ह्रस्व का अंतर है। अस्तु, ठीक है? चक्षुरस्तु, श्रोतमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु, ठीक है? ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, यहाँ पर 2 बार अवग्रह आया है, 2 बार है, ठीक है? ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ठीक है? कोई बोलिए, इसको कौन बोलेंगे? मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। ओम पूर्वोर्मे ओजो अस्तु। फिर आपने अस्तु बोला। हाँ हाँ, वो अस्तु गलती नहीं होगी, बोलना ओजोस्तु। है, हाँ, ओजोस्तु। ओजोस्तु, ओजोस्तु। ओजोस्तु, ठीक है? ओजोस्तु, हाँ, ठीक है। तो क्या है ना, आदत पड़ी हुई है, इसलिए वो धीरे धीरे आएगी प्रैक्टिस में। उसको बार बार हमें ध्यान रखना पड़ेगा वहीं पर, तब। हाँ, बोलिए दीपालिका जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं है, मैं नहीं। ऊर्वोर्म, हाँ, ऊर्वोर्म ओजोस्तु,
म पर भी पूरा समय देना है, म पूरा है यहाँ पर, हलंत वाला नहीं है। ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ठीक है। ठीक है, आगे चले। जी हाँ, जी हाँ। इससे आगे वाला है ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। ये तो ठीक है। ये इसको बराबर बोलिए, है। कौन बोलेंगे? बोलिए ओम निपातिका जी, आप बोलिए। ओम अरिष्टानि मेघानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। हाँ जी, आवाज थोड़ी कम आई है, और भी कोई बोलिए। ओम अरिष्टानि मेघानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। देखिए, एक तो यहाँ पर हमें जो मात्रा का, जो हमने पहले बताया था, छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा, उसका ध्यान। अरिष्टानी मेंगानी ऐसा नहीं बोलना है, अरिष्टानी मेंगानी अरिष्टानि मेघानि तनुस्तन्वा तनुस्तन्वा मे में सह सन्तु, सन्तु। ठीक है। धन्यवाद। लंबा नहीं करना है, फिर वो लंबा करेंगे तो वो दीर्घ ई की मात्रा हो जाएगी। ये जो जो बाद में आती है वो दीर्घ ई की मात्रा होती है, और जो पहले आती है वो ह्रस्व ई की मात्रा होती है ना? ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए? मंत्र में किसी को कुछ जी जी पूछना जी। है? सभी ना, को हो गया। ठीक है, एकदम ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। अब हम हमारी जो संधि, जो आपको डर लग रहा है, उसी को हम आरंभ करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये व्यंजन संधि की दो ही रह गई हैं, छोटी छोटी संधियां हैं। और जो आज वीडियो डाले हैं, किस किसने देखे हैं? उनको वीडियो को देखा या नहीं? नहीं देखा? नहीं, चलिए, हम कोई तो नहीं बात देख नहीं। पाए। जो गुण संधि वाला है वो अच्छा है, बाकी दो तो में ज्यादा वो नहीं है। हाँ? मैंने देखा है। हाँ, तो जो गुण संधि वाला है वो ठीक है, बाकी दो में इतना कुछ ज्यादा नहीं है समझने लायक। चलिए, संधि जो मैंने पोस्ट की हुई हैं ग्रुप पर, उनको देखेंगे। इससे पहले हमने कौन सी संधि देखी थी? जस्व संधि देखी थी। दो, पदांत और अपदांत जस्व संधि देखी थी। अब आज हम देखेंगे चर्त्व संधि। मुनि जी, इसमें सब लोग फुल स्क्रीन कर सकते हैं? थोड़ा आप बता दीजिएगा ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। जी, क्या बोल रहे हैं प्रहलाद भाई? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बोर्ड जो हमको देखना है अच्छी तरह से, तो आपका जो है ना, उसके ऊपर 3 वो डॉट आते हैं, उसके ऊपर टच करेंगे तो फुल स्क्रीन का ऑप्शन आएगा। तो वो फुल स्क्रीन करेंगे तो आप जो लिख रहे हैं जो हमको अच्छी तरह से दिखाई देता है।
अच्छा, मैं फुल स्क्रीन करूं या आप लोग नहीं नहीं करेंगे? नहीं तो नहीं नहीं, आएगा ना? आपको कुछ नहीं करना है, हमको करना है। हाँ, आप कर लीजिए, है ना? तो मैंने कर लिया, लेकिन सब लोगों को ये प्रॉब्लम हो तो ये हम बता दे हाँ, सबको कि बता दीजिए आप। हाँ, तो ये जो बहन जी जहाँ पर जिस स्क्रीन पे है वहां पर 3 डॉट है, वो 3 डॉट के ऊपर आप टच कीजिए तो उसमें फुल स्क्रीन का ऑप्शन आएगा। बस वो आप फुल स्क्रीन लगा दीजिए, पूरा बोर्ड आ जाएगा और बहन जी का जो भी लिखेंगे बाकी सब पिक्चर वो हो जाएगा, तो ताकि आपको पढ़ने में सुविधा रहेगी। ठीक है, ये चर तो संधि है, चर तो हल संधि, व्यंजन संधि चल रही है अभी। इसका सूत्र है खरी च। ठीक है, जैसे कि मैंने उसमें पोस्ट किया था, तो इसमें 3 प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है। जिसको भी यदि प्रत्याहार समझने में कठिनाई होती है वो बिल्कुल चिंता ना करें। उनको वर्ग तो सभी को पता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये तो सभी को पता है ना? हाँ जी, सभी को पता है, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, पता है ना? ठीक है, तो उसके अनुसार भी आप इनका नियम जान सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसका नियम लिखिए, परिभाषा। परिभाषा लिखिए। झलों का, पहले तो आप लिख लीजिए झल और कोष्टक में लिखिए झल में कौन कौन से होते हैं, कोष्टक में लिखिए। वैसे मैंने जो पोस्ट डाली है उसके अंदर भी लिखे हुए हैं। झल प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण। ठीक है, लिख लिया सभी ने? झल, झल में आएंगे प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन बताएगा? ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं? ऊष्म वर्ण कौन बताएगा? ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं? अभी तो वर्णोच्चार शिक्षा में हमने वर्ण सीखे थे, ये तो पहला ही चैप्टर है। तीनों श आते हैं, तीनों सकार आते हैं और ह आता है ऊष्म वर्ण के अंदर। ठीक है, दीपालिका जी, तीनों सकार आते हैं और ह आता है ऊष्म वर्ण के अंदर। ठीक है, हाँ, और जो वर्ग वाले वर्ण हैं वो क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, उनके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आगे आगे के जो 4 वर्ण हैं वो आएंगे, उनको कहेंगे झल। ठीक है, तो झल का क्या हो जाता है? चर हो जाता है। तो चर में आता है प्रत्येक वर्ग का पहला पहला वर्ण। चर में लिखिए प्रत्येक वर्ग का पहला पहला वर्ण, पहला। ठीक है, और खर लिखिए। यह नहीं है, यह तो होता ही नहीं है।
वर्ग सिर्फ जो 5 वर्ग है ना, उनके पहले पहले वर्ण आएंगे। ठीक है, और खर लिखिए, खर में आएगा प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों सकार। तीनों सकार आएंगे और पहला और दूसरा वर्ण आएगा खर में। तो अब परिभाषा लिखिए, चरों झलों का चर हो जाता है। यदि बाद में खर आए तो। ठीक है, जो झल लिखाए थे ना अभी कोष्टक में, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ऊष्म वर्ण, उनमें से कोई भी एक वर्ण आता है तो उसके स्थान पर चर यानी उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। यदि बाद में खर आए तो खर में हर एक वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों सकार हैं। ठीक है, थोड़ा सा ना दिमाग शांत करके ना सोचना पड़ेगा इसको, तब समझ में आएगा। ठीक है, अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे सत, कारः, तो द जो है वो झलों में आता है। ठीक है, झलों में कौन कौन से थे? पहला दूसरा तीसरा चौथा और ऊष्म वर्ण। तो द कौन सा है? त वर्ग का है ये, त थ द, ये तीसरा वर्ण है। हाँ, तीसरा है। ठीक है ना, तो अब इसका पहला हो जाएगा। सर में सभी पहले वर्ण होने हैं, तो इसी का ये त वर्ग का है, तो त वर्ग का पहला वर्ण ये इसका द के स्थान पर इसका पहला वर्ण हो जाएगा सत्कारः। तो अब इसमें यहाँ पर लागू हो रहा है ना, क्योंकि देखिए ये जो बाद वाला वर्ण क्या है? क है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारी शर्त पूरी कर रहा है कि नहीं। तो बाद में खर आने चाहिए, तो ये खर के अंदर है कि नहीं? क खर में कौन कौन से वर्ण आने हैं? पहला दूसरा। हाँ हाँ, तो क भी हो सकता है, ख भी हो सकता है, च भी हो सकता है, छ भी हो सकता है, पहले दूसरे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला है, तो हमारी शर्त पूरी हो रही है। ठीक है, ये झल के बाद में चर आ गया, ये खर आया है, तो क्या हो गया? चर हो गया। ठीक है, ये चर के अंदर आता है सत्कारः। ऐसे ही नहीं दिख रहा? उत्साह। ठीक है, तो यहाँ भी त आ जाएगा इसी तरीके से, द के स्थान पर त आ जाएगा, उत्साह।
तद, ये सब द के ही हैं। तद पर, तत्परः, यहाँ पे भी त हो जाएगा। तत् शिवः, अब यहाँ पर ये अलग आया है ज, तो ये ज होता है कि नहीं? झल में होता है ना, छ छ ज, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 लेने हैं तो ज तो तीसरे पे आ जाता है। ठीक है, तो तज, तो अब ये कौन से का है? कौन से वर्ग का है? ज, जकार कौन से वर्ग के अंदर आता है? च वर्ग, च वर्ग के अंदर आता है। तो यहाँ पर पहला वर्ण क्या हो जाएगा? छ, यहाँ पर च हो जाएगा। त शिवः, ठीक है। यहाँ पर आपको या तो ऐसे याद रखना है कि झल, खर, चर, और उसके अंदर कोष्टक में आप वर्ण लिख लीजिए तो आपको समझना आसान हो जाएगा। खर के, झल के अंदर कौन से वर्ण आते हैं, चर के अंदर कौन से वर्ण आते हैं, इस तरीके से। ठीक है ना? तो ये समझ में आया सभी को? समझ में आया है कि नहीं? हाँ जी, हाँ तेजल बेन, हाँ जी, हाँ जी, आता है। शशांक भाई, शशांक हाँ जी, भाई हाँ। समझ में आया है या हाँ नहीं जी, आया? हाँ। इसके और कोई उदाहरण है इसके अलावा? जी, इसके अलावा और कोई उदाहरण? हमें जो 4 उदाहरण बताए हैं, सत्कार, उत्पन्न, तत्पर, उत्साह, इसके अलावा हाँ और जी, कोई? वो भी आ जाएंगे। वो भी मैंने जो दिया है उसमें और भी है, उनका भी इसी तरह से उन्हीं का ये वही वर्ण के हिसाब से हो जाएगा। इनको निकाल के उनको भी और कर सकते हैं अभी उदाहरण में, तो और ले सकते हैं, और भी उदाहरण आ जाएंगे। उत्पन्न, उद और पन्न, तो प किस में आता है? वर्ग में। खर में, खर में आता है प, पहला और दूसरा। तर में। तो उसका जो दिया है उद पन्ना, तो वहां पर त वर्ग वाले का पहला वर्ण हो जाएगा चर में। ठीक है ना? सदपुत्र, अब क्या कुछ समझ, इसमें समझ नहीं आ रहा है वो बोलिए मुझे। उदाहरण तो और भी बनेंगे, इसी तरह से बनेंगे उदाहरण। और देखने हैं वो उदाहरण बाकी के, वैसे मैंने उसमें दिए हुए हैं। प्रहलाद भाई, आपको समझ आया है? हाँ, अभी वैसे तो समझ आ रहा है, लेकिन ये बताओ कि ये जो है चरतो संधि या उसमें क्या आता है, खरीच वगैरह, वो याद रखने की जरूरत है क्या? जब कोई बड़ा शब्द आएगा, हाँ, ठीक है, हाँ, तब आप उसको कहाँ से तोड़ना है? जहां से जुड़ा होगा वहीं से तो आप तोड़ेंगे। जी जी जी। तो जब आपको ये पता नहीं है नियम, तो आप उसको कहाँ से तोड़ेंगे? नहीं, ये सब तो पता चल गया है, जैसे सत्कार है, उत्साह है, तत्पर हाँ, है,
तो हाँ, ये सब लेकिन तो पता जैसे चल गया। सत्कार दिया है, मान लीजिए सत्कार, हाँ। इसमें छोटे छोटे शब्द दिए हैं, हाँ। सत्कार दिया है, लेकिन इसमें सत्कार में कौन कौन से वर्ण हैं, वो शब्द हैं, वो आपको कैसे पता चलेंगे? अच्छा, ठीक, समझ गया। सत्कार के अंदर सद और कार दो कार, शब्द हाँ। हैं, तब बना है हाँ। सत्कार। ऐसे जी, ही जी। उत्साह में उद और शाह। हाँ, हाँ। तो ये जानने के लिए संधि का मतलब यही होता है कि कौन कौन सा वर्ण जुड़ के कौन सा वर्ण बना है। नहीं, वो तो ठीक है, वो समझ गया मैं, वो तो समझ गया। लेकिन ये तो फिर तो क्या है कि हमको वैसे भी याद रह जाएगा ये, लेकिन इसको चर्त्व संधि कहते हैं, वो याद रखने की जरूरत है, मैं ये पूछ नहीं, रहा हूँ। वो याद करने की जरूरत नहीं है कि चतुर्थ हाँ। संधि कहते हैं। हाँ, ये बस बस तो बस। नहीं, वो याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या है, जब हम अगर किसी संस्कृत के ज्ञाता के पास बैठ जाते हैं, अगर कोई संस्कृत व्याकरण का ज्ञाता है और वो आपको पूछ लेता है तब कि आपने व्याकरण पढ़ी है, तो हाँ। आप बताइए ये कौन सी संधि है? हाँ, तो मुश्किल होगा तब। फिर आप कैसे वो सब- बताएंगे? हाँ, इसलिए नहीं, सही बात, समझ गया। मैं अपने अनुसार अपना पूरा नियम के साथ आपको बता रही। जी, और जी, जी। आपको इसमें सिर्फ ऐसे नियम याद कर लेना है कि द का त हो जाता है, बस इतना याद कर लीजिए। हाँ, ठीक 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 ठीक। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ज का च हो जाएगा, द का हम्म। त हो जाएगा, ऐसा याद कर लीजिए। आसान मार्ग है ये। जो वीडियो में आसान मार्ग दिए हैं ना, वो इसी तरह से दिए हुए हैं कि द हो, वहां पर आप त कर दीजिए, त के स्थान पर द हो जाता है और ज के स्थान पर च हो जाता है। ठीक है? तो अभी तो मेरी ये एक संधि भी नहीं हुई पूरी, अब तो अगले बार के लिए जाएगी। वैसे तो जो मौन स्वर संधि दी हुई है, म के स्थान पे पदांत म के बाद में यदि व्यंजन आता है तो उसका अनुस्वार हो जाता है। तो इसका जो वीडियो डाला हुआ है लास्ट में मुनि जी ने, वो बहुत अच्छा है, उसे आप अच्छी तरह से उससे समझ सकते हो उसको। मौन स्वर वाला जो है, अनुस्वार संधि वाला है, वो बहुत अच्छा है। या देख लेते हैं उसको भी एक। समय पूरा हो गया है दीपालिका जी। वो तो सब आप अपने हिसाब से देख लेंगे ना। समय पूरा हो गया है, देखेंगे, नहीं तो अगली कक्षा में उसको अनुस्वार संधि को अगली कक्षा में देखेंगे। वैसे वो बहुत आसान है, आप उसमें देख, उसमें कुछ है नहीं कठिन। यदि पदांत मकार होना चाहिए, पद के अंत में यदि मकार है, हलंत वाला मकार है, तो और उसके बाद में कोई व्यंजन है बाद वाले शब्द में, तो उस मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। मुझे लगता है दीपालिका जी चले गए हैं, उनका समय हो गया है। हाँ, अभी 5 बजे, मैं भी थोड़े काम में हूँ, दूसरे आए थे भाई, हाँ, उनके आज साथ ही मुनि में जी लगा व्यस्त रहा हूँ। हैं और दीपालिका जी भी चले हाँ, गए तो हैं। शांति पाठ हाँ करते जी, हैं। शांति पाठ करते हैं। आपका रिकॉर्डिंग सुन लूंगा, और क्या। जी जी जी, ठीक है जी। ओम ओम द्यौ शांति शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते जी, नमस्ते। पुनः मिलामः।
कल स्वामी विवेकानंद परिव्राजक उनका ऑनलाइन प्रवचन रहेगा, शंका समाधान भी साथ में होगा। तो इसी कल ग्रुप पर स्वामी रहेगा विवेकानंद जी, इसी ग्रुप पर रहेगा। हाँ इसी ग्रुप में रहेगा, हाँ इसी ग्रुप में रहेगा, यही क्लिप रहेगी। कल प्रवचन भी है, फिर स्कूल में भी है, कल भी थोड़ी दौड़धाम रहेगी। तो ये ऑनलाइन में तो हम आ ही जाएंगे सब स्वामी जी को लेकर। धन्यवाद जी। ओम। धन्यवाद मुनि जी। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते।